मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मोदी सरकार से पूछे सवाल, विदेशों से आया कितना काला धन, देश से कैसे भाग गए मेहुल और नीरव, पीएम दें जवाब। रमन सिंह भी कर रहे हैं धुआंधार प्रचार, कवर्धा और राजनांदगांव में रैली, बीजेपी की सरकार बनने का किया दावा। डीकेएस अस्पताल घोटाले में बड़ी पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के दामाद पुनीत गुप्ता की मुश्किलें, विदेश भागने की आशंका पर पुलिस ने जारी किया लुकआउट नोटिस, अस्पताल के लॉकर खोलकर भी ली गई तलाशी। धमतरी में नक्सलियों से मुठभेड़ में सीआरपीएफ का एक जवान शहीद, एक जवान घायल, सीआरपीएफ भोपाल के डीआईजी विजय कुमार सिंह ने शहीद के घर जाकर दी सांत्वना। लोकसभा चुनाव से पहले बीजापुर जिला मुख्यालय तक घुसे नक्सली, महादेव तालाब के पास फेंके चुनाव बहिष्कार के पर्चे, जिला प्रशासन हुआ सतर्क। नमस्कार, स्वागत है आपका। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। लोकसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आते ही छत्तीसगढ़ में सियासी तल्खी भी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है और कई सारे सवाल मुख्यमंत्री ने दागे हैं। उन्होंने पीएम से पहला सवाल पूछा है कि विदेशों से कितना काला धन आया। दूसरा सवाल उन्होंने पूछा कि क्या नोटबंदी से आतंकवाद नक्सलवाद की कमर टूटी है। तीसरा सवाल उन्होंने पूछा कि न खाऊंगा और न खाने दूंगा, लेकिन नीरव मोदी और मेहुल चौकसी सब लेकर भाग गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब इन सवालों का जवाब मोदी दें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांकेर और धमतरी जिले में नक्सली हमले में शहीद हुए परिवारों के प्रति संवेदना भी प्रकट की है। छत्तीसगढ़ के 3.25 करोड़ जनता की ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ की ही धरती से आपने देश से वादा किया था कि यदि वो प्रधानमंत्री बनते हैं, विदेश में रखा काला धन वापस लाएंगे और हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपया जमा कराएंगे। हमें अभी भी उम्मीद करना चाहिए कि 15 लाख रुपया सबके खाते में आएंगे। आपके कार्यकाल में विदेश से कितना काला धन आया? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, आपने नोटबंदी की, रातों रात 500 और 1000 के नोट आपने रद्दी में बदल दिया। आपने कहा था इससे आतंकवाद और नक्सलवाद की कमर टूट जाएगी। आपको लगा था कि लोग नोट गंगा में बहा देंगे, लेकिन हिसाब से ज्यादा पैसा बैंक में आ गया। काला धन वापस कहां आया? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पीएम मोदी से किए गए 20 सवालों पर भारतीय जनता पार्टी ने जवाब दिया है। राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने भूपेश बघेल के बयान को स्तरहीन और निंदनीय बताया। उन्होंने भूपेश बघेल को चैलेंज दिया है कि 24 घंटे में सबूत पेश करने पर वो 1 करोड़ रुपया देंगे। रामविचार नेताम से खास बातचीत की हमारे संवाददाता आशीष तिवारी ने। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के ठीक पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 20 सवाल पूछे हैं। 20 सवाल में तमाम मुद्दों को भूपेश बघेल ने उठाने की कोशिश की है, लेकिन बीजेपी का क्या जवाब है, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं। रामविचार नेताम राज्यसभा सांसद हैं बीजेपी के। भूपेश बघेल की 20 सवालों को आपने देखा, क्या है बीजेपी का जवाब? हालांकि उन्होंने पूछा नरेंद्र मोदी से। हमने बताया है कि 15 लाख रुपया देने की बात करते हो, हमारे किस नेता ने बोला है, क्या रिकॉर्ड है? अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किसी भी मंच से कहीं भी अगर घोषणा किए हैं तो वो क्लिपिंग, वो रिकॉर्ड हमें दिखा दें और उसके लिए मैं 24 घंटे का समय देता हूं। भारतीय जनता पार्टी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी समय दे रही है कि अगर वो लाते हैं तो उसके लिए हम 1 करोड़ का इनाम हम घोषित कर रहे हैं। 1 करोड़ का हम घोषणा
घोषणा पत्र में अगर है तो आप उसको प्रूव करिए, दिखाइए। 1 करोड़ का हम इनाम दे रहे हैं। ये इनाम किसको, भूपेश बघेल को जाएगा? जो भी इसमें आरोप लगा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री जी के उनको दिया जाएगा। लेकिन इसके अलावा 20 सवाल है। ये तो एक सवाल हुआ कि 15 लाख खाते में देने की बात बीजेपी ने कही थी। इसके अलावा किसानों का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, देश की सुरक्षा का मुद्दा है। तमाम मुद्दों को भी जो उठाया है सवालों के जरिए, इसका जवाब क्या नरेंद्र मोदी देंगे? छत्तीसगढ़ आ रहे हैं तो। अरे भाई, पहले तो इसी को दे लेना, बाकी तो क्या, किसानों के लिए हमारी सरकार ने जो किया है सबके सामने, देश के सामने है। और जो जो देश के विकास के लिए, देश के बेहतरी के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश की प्रतिष्ठा के लिए जो काम हुआ है वो सबके सामने है। चलिए, ये थे राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम, जिस तरीके से भूपेश बघेल ने सवाल उठाए, जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं इस चुनौती के साथ कि यदि नरेंद्र मोदी ने 15 लाख रुपए प्रति व्यक्ति दिए जाने का जिक्र किया था तो ऐसी क्लिपिंग दें और बीजेपी 1 करोड़ रुपए देगी। हालांकि कल नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। भूपेश बघेल के सवालों पर नरेंद्र मोदी का क्या जवाब होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। कैमरामैन रेखाम के साथ आशीष तिवारी, स्वराज एक्सप्रेस रायपुर। और खबर बिस्तर से है, जहां कोटा और बीजापुर में चुनावी रैली में शामिल होने जा रहे भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम उड़ान नहीं भर सके। बता दें, हेलीकॉप्टर के पायलट ने नक्सली खौफ के बीच उड़ान भरने से मना कर दिया। इस बात को लेकर रामविचार नेताम ने कहा कि 3 जगह कार्यक्रम थे, मगर पायलट ने साफ तौर से मना कर दिया। नक्सली घटना के बाद पायलट दहशत में लग रहा है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में हालत खराब हो रही है, पहले भी ऐसी घटनाएं होती रही हैं, मगर चुनावी प्रचार में जाते रहे हैं। रामविचार नेताम ने कहा कि पिछले कुछ वक्त से राज्य में नक्सली घटना नहीं हुई थी, जिससे लगने लगा था कि छत्तीसगढ़ में स्थिति सामान्य हो रही है, मगर हाल ही में नक्सली घटना के बाद लग रहा है कि सरकार इस दिशा में प्रयास नहीं करना चाहती। चुनाव होते हैं तो राजनीतिक दल हेलीकॉप्टर को किराए पर लेते हैं। पायलट ने नक्सली गतिविधियां बड़ी होने के कारण जाने से साफ तौर से मना कर दिया। बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम आज बस्तर के दौरे पर जाने वाले थे, लेकिन उड़ नहीं सके। वजह बताई गई कि हेलीकॉप्टर के पायलट ने जाने से मना कर दिया। क्यों मना किया है? आज चुनावी सभा लेने आप जा रहे थे। मेरे वहाँ 3 जगह कार्यक्रम थे, 3 स्थानों में थे, लेकिन हेलीकॉप्टर के पायलट ने साफ तौर पे मना कर दिया कि किसी भी हालत में हम वहाँ पे हम नहीं जाएंगे। मुझे लगता है कि जो कल घटना हुई है नक्सलियों की, उसको लेकर के जो बाहर से पायलट आए हैं उनको भी काफी चिंता है और प्रदेश की हालत धीरे धीरे काफी खराब हो रही है, बिगड़ रही है। मैं समझता हूं कि ये ठीक लक्षण नहीं है। पहले ऐसे हालात कभी नहीं थे। पहले तो भी इलेक्शन कैंपेनिंग होते रहे हैं, कोर एरिया में होते रहे हैं, लेकिन पहली मर्तबा पायलट ने जाने से मना किया है। अब पहले, हालांकि पहले भी इस तरह की घटनाएं इलेक्शन के दरमियान में होते रहे हैं, लेकिन पायलट साफ तौर पे इस तरह से मना कभी किया नहीं था। अब कैसे मना किया, क्यों किया, ये तो उसका विषय है। घटना घटी, 6 जवान शहीद हो गए, क्या एक बड़ा कारण ये भी माना जाए? निश्चित तौर पे देखिए, काफी दिनों से नक्सली घटनाएं नहीं हुई थी, वारदात नहीं हुई थी, और ये कैसा लग रहा था कि धीरे धीरे हम काफी हद तक छत्तीसगढ़ में स्थितियां अनुकूल हो रही हैं, ठीक हो रहा है। लेकिन कल की घटना के बाद फिर से एक तरह से साबित हो गया कि ये सरकार जो है अभी नक्सलियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है, कार्रवाई करने से बचना चाहती है, और इसीलिए उन क्षेत्रों में जो हमारे शहीद जो जवान हुए हैं उनकी शहादत हुई है। हम सब के लिए बहुत ही पीड़ाजनक बात है, हम सबको दुख है। आखिरी सवाल है नेताम जी, भूपेश बघेल ने ये कहा है कि वो भी बस्तर के दौरे पर जा रहे हैं, वो भी स्टे करेंगे बस्तर में सभाएं लेंगे। उनके पायलट ने मना नहीं किया। बीजेपी का कौन सा पायलट था हेलीकॉप्टर का जिसने मना कर दिया जाने से? देखिए, जब इलेक्शन हो रहे हैं तो सभी राजनीतिक दल जो है हेलीकॉप्टर जो है किराए में लेती है। भारतीय जनता पार्टी के पास भी जो हेलीकॉप्टर है, उस हेलीकॉप्टर में किन कारणों से कैसे नहीं किया, उसका कहना था कि वहाँ नक्सली
गतिविधियां तेज हुई हैं, इसलिए हम वहां नहीं जाएंगे। तो ये थे बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम। बस्तर में आज प्रवास पर थे। दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर में उनका दौरा था, लेकिन हेलीकॉप्टर ने पायलट ने मना कर दिया, ये कहते हुए कि सेंसिटिव एरिया में वो उड़ान नहीं भरेंगे। हालांकि इस पर भी तमाम सियासी बयान शुरू हो गए हैं। कैमरामैन रेखराम के साथ आशीष तिवारी, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। तो इसी बीच लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द होंगे हाजिर। सुविधा के ध्यान हम सबके अधिकार है संगीत, हम सबके सम्मान कर बोलो बराबर मतदान। देश के आप जिम्मेदार नागरिक हैं। लोकसभा निर्वाचन के इस महात्योहार में मुझे उम्मीद है कि आप अपना वोट अवश्य देंगे। माँ, कुछ दिख नहीं रहा, एक और लाइट जला दो ना। तो सुबह जल्दी उठकर पढ़ लेना, बिजली महंगी है ना। बच्चों, अब तुम्हें अंधेरे में पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं, और ना ही तुम्हें गर्मी में काम करने की। अच्छा, और बिजली का बिल? आधा। सरकार ने बिजली का बिल आधा कर दिया है। मतलब हाँ? हाँ बच्चों, हाँ। जो कहा सो किया, सबका बिजली बिल हुआ हाफ। बदला है अपना प्रदेश, बदलेंगे अब पूरा देश। चुनिए कांग्रेस को। भाभी, चाय बना रही हो तो एक कप और बढ़ा देना, मैं भी पीऊंगा। जी भाई साहब। राधिका बेटिया, आज तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? क्या करे भाई साहब, बड़ी खुश थी, इस बार पहली बार वोट डालेगी, लेकिन देखिए ना, अभी तक वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं जुड़वा पाई है। 1 जनवरी 2019 तक 18 की तो हो चुकी ना ये। हाँ भाई साहब, 18 की तो दिसंबर में ही हो गई थी, लेकिन इसकी बुआ के यहाँ शादी थी, तो हम लोग भी इस बात पर ध्यान नहीं दे पाए। तो इसमें इतना उदास होने वाली क्या बात है भाभी? आप आज भी वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा सकती हैं। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए वोटर हेल्पलाइन ऐप या वेबसाइट nvsp.in पर ऑनलाइन आवेदन करें, या फिर अधिक जानकारी के लिए मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950 पे कॉल करें। अब उदासी छोड़ और वोटिंग की तैयारी कर। याद रहे, इस महात्योहार एक भी वोटर छूटे ना। बनाइए हर पल खास सुमित ज्वेलर्स के साथ, जहां मिलती है नई सौगात हर परचेज के साथ। सुमित ज्वेलर्स, हम करते हैं विश्वास। चुनाव के दौरान सिविजिल ऐप के जरिए इतना ही आसान है किसी भी उल्लंघन को चुनाव आयोग तक पहुंचाना। शिकायत पर 100 मिनट के अंदर कार्यवाही शुरू हो जाएगी। शिकायतकर्ता की जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। आज ही गूगल प्ले स्टोर या एप्पल आई स्टोर से सिविजिल ऐप डाउनलोड करें और लोकतंत्र के फ्री, फेयर एवं क्रेडिबल मतदान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। याद रखिए, इस महात्योहार एक भी वोटर छूटे ना। चलो वोट है भरपूर दिया, संगी और सुजान। चलो वोट है भरपूर दिया, वीवीपैट नंबर से निकलते हैं, नाम नंबर छापा दिखते हैं, मतदाता पर रखे जावते हैं, जन सुविधा के ध्यान जिसे हम सबके अधिकार है संगी, हम सबके सम्मान कर बोलो बराबर मतदान। देश के आप जिम्मेदार नागरिक हैं। लोकसभा निर्वाचन के इस महात्योहार में
मुझे उम्मीद है कि आप अपना वोट अवश्य देंगे। रूप मंत्रा फेस क्रीम में है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो स्किन में अब्सॉर्ब होकर उसे अंदर से निखार देती है। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेद। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री पीएम पर हमलावर हैं तो बीजेपी ने उनकी सभाओं के माध्यम से चुनावी माहौल अपने पक्ष में करने की तैयारी की है। 6 अप्रैल को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार बालोद आ रहे हैं, जिससे लोगों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। हर तरफ जोरों से तैयारियां दिखाई दे रही हैं। सभा स्थल पर लंबा चौड़ा मंच बनाया गया है, जहां 1 लाख लोगों के आगमन की तैयारी की गई है। आज विंग कमांडर ने पहुंचकर जगह का निरीक्षण किया है और आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। डीकेएस अस्पताल में हुए 50 करोड़ के उपकरण खरीद घोटाले में तत्कालीन अधीक्षक डॉक्टर पुनीत गुप्ता की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। लगातार नोटिस भेजने के बावजूद डॉक्टर पुनीत गुप्ता के हाजिर नहीं होने पर शुक्रवार को पुलिस ने उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया है। इससे पहले दोपहर को पुलिस ने डीकेएस अस्पताल में छापा मारा। वहां पर बने लॉकर रूम को खोला गया है। हालांकि कुछ हाथ नहीं लगा। वहीं मामले में एसएसपी आरिफ शेख ने कहा है कि पहले डॉक्टर पुनीत गुप्ता को नोटिस जारी करते हुए पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने स्वास्थ्य ठीक नहीं होने का हवाला देते हुए पुलिस से राहत मांगी थी, लेकिन पुलिस ने राहत देने से इनकार कर दिया था। लेकिन इस दिशा में डॉक्टर पुनीत गुप्ता की ओर से कोई पहल नहीं किए जाने के बाद उनके विदेश जाने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया है। विगत दिनों गोल बाजार थाना क्षेत्र में एक एफआईआर हुआ जिसमें डीकेएस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कुछ विसंगति सामने आई थी। उस पर से 420, 467, 467, 471 आईपीसी का मामला पंजीबद्ध है। उसमें लगातार हमारी जो विशेष टीम है उसमें जांच कर रही है। डीकेएस अस्पताल फर्जीवाड़ा मामले में आज अधीक्षक के कक्ष का लॉकर खोला गया। यह लॉकर पूर्व अधीक्षक डॉक्टर पुनीत गुप्ता के समय लगा था और उनके खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद से बंद था। गोल बाजार पुलिस ने आज टेक्नीशियन के साथ पहुंचकर लॉकर खोला। लॉकर खाली मिला। पुलिस का कहना है कि लॉकर को अब तक इस्तेमाल ही नहीं किया गया। गौरतलब है, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के दामाद पुनीत गुप्ता के खिलाफ 50 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी का आरोप लगे हैं। पुलिस से इस मामले में पुनीत गुप्ता के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर चुकी है। एसपीओ तो जो यूजीडी हुई थी, इसमें जो कंपनी डिफॉल्ट पासवर्ड था वही पासवर्ड अभी भी था। अच्छा, उसका पासवर्ड चेंज नहीं किया गया था और जो कंपनी का प्रोडक्ट उसमें आता है जो सारा थी वही उसके अंदर था। सेल्फ डिजिटल लॉक था। कितनी हाईली सिक्योर्ड था? डिफॉल्ट पास क्या रहता है? कंपनी का डिफॉल्ट पासवर्ड रहता है 1 2 3 4 5 6, वही था अभी। जी हाँ, उसी से खुल गया। गोदरेज के टेक्नीशियन को बुलाया गया था डॉक्टर साहब ने, और ये जो तिजोरी हमने सील की हुई थी, आज हमारे आके डॉक्टर साहब के साथ में और साथ में गवाहों के साथ उपस्थिति में उस तिजोरी को खुलवाया गया टेक्नीशियन की मदद से। उसमें कुछ भी नहीं निकला और एक भी कोई फाइल वगैरह या कोई कागज पत्र कुछ नहीं निकला। डीकेएस में हुए गड़बड़ी घोटाले की जांच कर रही 3 सदस्यीय टीम आज डीकेएस हॉस्पिटल पहुंची थी। जिस तरीके से कल डॉक्टर पुनीत गुप्ता की जो गुप्त शयन कमरे की जानकारी प्राप्त हुई थी और जिस तरीके से लॉकर होने की बात भी सामने आई थी, तो आज जो 3 सदस्यीय जांच कर रही कमेटी वो यहाँ पर पहुंची और लॉकर को यहाँ पर खुलवाया गया है। डॉक्टर जो यहाँ के अधीक्षक हैं डॉक्टर के सारे वो भी यहाँ पर मौजूद थे और लॉकर खुलने के बाद इस बात का पता लगा है कि लॉकर का एक बार भी उपयोग नहीं किया गया है, क्योंकि बकायदा टीम ने टेक्नीशियन बुलाया था और टेक्नीशियन के माध्यम से उसको खुलवाया गया है। और जिस प्रकार टेक्नीशियन ने भी बताया है कि लॉकर का उपयोग एक बार भी नहीं हुआ है और बकायदा जिस प्रकार लॉकर का जो डिजिटल पासवर्ड था वो इसमें बात सामने आई है। जो नॉर्मली पासवर्ड रहता है 1 2 3 4 5 6 वही पासवर्ड इसमें था, हालांकि इसका उपयोग नहीं किया गया था। और जिस तरीके से ये कल बात सामने आई थी, हालांकि जो डॉक्टर पुनीत गुप्ता है उनकी लगातार तलाश जारी है। देर शाम आज पुलिस उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी कर सकती है। इसके अलावा कुछ और लॉकर की बात सामने आ रही है, जिस पर पुलिस उस पर डॉक्टर के सहारे की इजाजत लेके उस लॉकर को भी खुलवाने की बात कह रही है। कैमरामैन राहुल के साथ हेमंत शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।
रायपुर के डीकेएस अस्पताल में हुए 50 करोड़ रुपए के घोटाले को लेकर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बताया है कि डीकेएस अस्पताल से जुड़ी 50 करोड़ रुपए की फाइल नहीं मिली है। नियमानुसार 49 करोड़ के सामान खरीदने की अनुमति थी, जबकि 120 करोड़ की खरीदी की गई। 12 एम्बुलेंस की जगह 4 एम्बुलेंस से काम चलाया जा सकता है। डॉक्टर पुनीत गुप्ता के डीकेएस अस्पताल के अधीक्षक रहते हुए 4 करोड़ महीने का खर्च था, जबकि आमदनी मात्र 1.5 करोड़ ही थी। इस खर्च को हमने 2 करोड़ 5 लाख पर ला दिया है। इससे डीकेएस अस्पताल की स्थिति बहुत जल्द सुधर जाएगी। अनियमितता हुई है, सामान नहीं खरीदा गया, एक अलग बात हुआ। गुणवत्ताहीन सामान खरीदा गया, ये अलग बात हुआ। ये सीधे सीधे कागज में है कि आपके पास अनुमति 59.95 करोड़ रुपए के सामान को खरीदने की थी और आपने 120 करोड़ से ज्यादा के सामान को खरीद लिया। परमिशन लेना चाहिए, प्रक्रियाएं होती हैं, नहीं तो कोई भी विभाग नियंत्रण के बाहर हो जाएगा। कलेक्टरी छोड़कर राजनीति में आने वाले ओपी चौधरी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बेहद करारा तंज कसा है। पत्रकारों ने जब ओपी चौधरी के बेरोजगारी को लेकर सीएम से सवाल किए गए तो उन्होंने तल्ख लहजे में कहा कि कलेक्टरी छोड़कर राजनीति को क्या रोजगार समझ के आए थे ओपी चौधरी। हालांकि इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि ओपी चौधरी जवाब देने लायक नहीं है। आपको बता दें, बीते दिनों ओपी चौधरी ने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा था। इस पत्र में ओपी ने कहा था कि वे कलेक्टरी छोड़ के राजनीति में आ गए हैं, यहाँ वे चुनाव हार गए हैं, सरकार के पास कोई रोजगार हो तो उन्हें दे दे। भाजपा नेता चौधरी कांग्रेस पर मैं भी बेरोजगार अभियान को लेकर कटाक्ष करते हुए यह पत्र लिखा था। अब ऐसा है, ओपी चौधरी अब किसी लायक नहीं है जिसका मैं जवाब दूं। वो खुद रोजगार ढूंढ रहे हैं, तो राजनीति की क्या रोजगार समझ के आए थे? ये सब करने में ना बहुत मेहनत लगती है ना। कॉन्सेप्ट देना एक बात है, फिर 1 by 1 अपन चले बच्चों वाला। और अब खबर गरियाबंद से है, जहां किडनी प्रभावित गांव सुपेबेड़ा में राहत पहुंचाने के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। गांव में ही लोगों को इलाज की सुविधा दी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बताया है कि डीकेएस अस्पताल से एक मशीन गरियाबंद में पहुंचा दी गई है। जल्द ही ये मशीन सुपेबेड़ा शिफ्ट कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि सुपेबेड़ा के लोग इलाज के लिए झिझक रहे थे, लेकिन अब लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सुपेबेड़ा के एक युवक को डीकेएस में जॉब भी दिया गया है। उन्होंने कहा है कि सुपेबेड़ा में जल्द ही हालत काबू में आ जाएंगे। लेकिन वहां पर ये अब लोग आके वहां पर डायलिसिस वगैरह कराना चालू कर रहे हैं। हर हफ्ते टीम यहां से जा रही है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनका विश्वास इस पद्धति से जुड़े। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नक्सलियों ने धमतरी के सिहावा विधानसभा क्षेत्र में एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। नक्सलियों ने सीआरपीएफ की सर्चिंग पार्टी को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग की है। इस मुठभेड़ में सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल शहीद हो गए, तो वहीं एक जवान गोली लगने से बुरी तरह घायल हुए हैं। घायल जवान को इलाज के लिए राजधानी रायपुर रेफर किया गया है। सीआरपीएफ के जवान सर्चिंग पर थे। इसी दौरान पहले से घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। मुठभेड़ के बाद जंगलों में छिपे नक्सलियों की तलाश जारी है। गोलाई की टीम जो सर्चिंग पे निकली हुई थी और नक्सलियों के बीच में एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, जिसमें सीआरपीएफ गोलाई के हेड कांस्टेबल हैं हरीश पॉल, उनकी वो शहीद हो गए एवं एक अन्य कांस्टेबल हैं सुधीर कुमार, जिनके पैर में चोट लगी है, वो फिलहाल अभी खतरे से बाहर है। दोनों को रायपुर रवाना कर। बस्तर के पखांजूर क्षेत्र में गुरुवार को हुए नक्सली हमले में बीएसएफ के 4 जवानों की शहादत हो गई। इन शहीद जवानों में राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव ब्लॉक का एक बेटा तुमेश्वर यादव भी शामिल था। शहीद तुमेश्वर यादव का आज उनके गृह ग्राम कुर्सी टिकुल में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। शहीद जवान तुमेश्वर यादव सीमा सुरक्षा बल के 114वीं वाहिनी के एक कंपनी में पदस्थ होकर जिला कांकेर के थान प्रतापुर क्षेत्र के महला पोस्ट में कार्यरत रहते हुए नक्सलियों के खिलाफ अभियान में डटे हुए थे। तो इसी बीच लेंगे छोटा सा ब्रेक, जल्द होंगे हाजिर।